नमस्कार दोस्तों। आज छठवां दिन है हमारा 5 प्रश्नों की श्रृंखला का। तो कल के 5 प्रश्नों के उत्तर पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं, आंसर डिस्कस कर लेते हैं कल के प्रश्नों के, और उसके बाद आज के अगले 5 प्रश्न होंगे। और क्षमा चाहेंगे आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो आने में। तो कल का पहला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित शहरों में कौन से शहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन थे तांता, जकाजिक, सिकंदरिया और अकाबा। तो देखिए, जब हम लोग मिस्र का मैप देख रहे थे इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप में, तो हमने देखा था कि तांता और जकाजिक जो है वो डेल्टाई शहर हैं, जबकि सिकंदरिया और अकाबा, अकाबा के तो नाम पर गल्फ ऑफ अकाबा का नाम ही पड़ा हुआ है, और सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया शहर जो है भूमध्य सागर के तट पर ही स्थित है। तो कौन से शहर स्थित नहीं है ये बताना था आपको। तो 2 शहर नहीं स्थित हैं, पहला और दूसरा, तांता और जकाजिक। तो ऑप्शन होगा केवल 1 व 2, आंसर होगा इसका केवल 1 व 2। आगे देखिए, कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो मिस्र के दक्षिणी भाग से होकर जाने वाली मकर रेखा, पहले तो आप समझिए मिस्र से मकर रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। मिस्र को नील नदी का वरदान तब कहा गया, नहीं, मिस्र को नील नदी का वरदान इसलिए बोला जाता है क्योंकि नील नदी के किनारे ही जो आबादी है वो सारी बसी हुई है, और नील नदी ने ही उस क्षेत्र को रहने योग्य बनाया है। नदी घाटी के क्षेत्र में ही सारी आबादी बसी हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा देखिए, इजराइल का शहर तेल अबीब मिस्र की सीमा से लगे गाजा क्षेत्र का भाग है, नहीं, तेल अबीब भूमध्य सागर के तट पर गाजा क्षेत्र से काफ़ी उत्तर में है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और चौथा स्टेटमेंट, तोशका झील नदी के बाएं तरफ पर जबकि कारून झील दाएं तरफ स्थित है। दोनों ही झीलें जो है नदी के बाएं तरफ ही स्थित हैं। तो चारों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन गलत हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, वर्तमान समय में इसमें बताना है कितने कथन सही है। तो वर्तमान समय में मिस्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है, लेकिन गोवा की आबादी से अधिक। देखिए, गोवा की आबादी लगभग इस समय 15,75,000 16 लाख के आसपास है, और उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 19.98 करोड़, मीन्स लगभग 20 करोड़ आबादी है। और जबकि मिस्र की आबादी लगभग इस समय जो है 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है, लेकिन गोवा की आबादी से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर, नहीं, स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है गल्फ ऑफ स्वेज को भूमध्य सागर से, लाल सागर को नहीं जोड़ती है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, स्वेज नहर के दक्षिणी भाग पर कोई बंदरगाह नहीं है। जिस समय हम लोग मैप देख रहे थे हमने आपको बताया था कि स्वेज नहर के दक्षिणी भाग पर पोर्ट तौफीक और उत्तरी भाग पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। और चौथा देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में आ चुकी थी, परंतु औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई। तो ये कथन जो है ये सही है। और इस तरीके से पहला कथन और चौथा कथन सही है। तो कुल कितने कथन सही है? 2 कथन सही हैं। तो उत्तर होगा इसका बी, केवल 2 कथन सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत हैं, तो बताना है कितने कथन गलत हैं। पहला देखिए, भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई, परंतु अमेरिका ने भारत में संविधान के निर्माण हेतु गठित अंतरिम सरकार के समय ही अपने दूतावास को भारत में स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। तो आप देखिए, भारत अमेरिका संबंधों में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने संबंध जो है वो भारत की अंतरिम सरकार के साथ ही स्थापित कर लिए थे 2 नवंबर 1946 को। जबकि भारत और मिस्र के संबंध जो हैं, आपको बताया था भारत मिस्र संबंधों में कि 18 अगस्त 1947 को शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा, पहली अंतरिम सरकार का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में आया था, और अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 1946 में हो चुका था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, भारत अमेरिका ऊर्जा संवाद का आरंभ 2005 में हुआ था। ऊर्जा क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी का आरंभ वर्ष 2018 में हुआ था। तो ये जब हम लोग जो है एनर्जी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे इंडिया अमेरिका की, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था टाइमलाइन कि इंडिया एनर्जी डायलॉग जो है, इंडिया यूएसए एनर्जी डायलॉग 2005 से शुरू होता है, और अपने स्ट्रेटजिक लेवल पर ये रिलेशनशिप, उसके पहले पेस प्रोग्राम शुरू होता है 2009 में, फिर उसके बाद जो है 2017 में एलिवेट ऑफ रिलेशनशिप पे जो है दोनों देश राजी होते हैं। उसके बाद 2018 में जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है। तो तीसरा कथन जो है सही है, ये पहला सही है,
तीसरा सही है, दूसरा गलत था। चौथा देखिए, स्वच्छ ऊर्जा साझा रणनीति के अंतर्गत 4 मुख्य स्तंभों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को अगले 40 वर्षों में धीरे धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है। तो हमने आपको जहाँ पे हम SCEP के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ ये क्लियर बोला था कि ये कन्फ्यूजन कभी मत रखिएगा कि पेट्रोलियम भंडारों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम भंडारों के रखरखाव की और उचित तरीके से संचालन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमें बताना था, सॉरी, कि कितने कथन सही नहीं है यानी गलत हैं। तो 2 कथन गलत हैं, दूसरा कथन गलत है और चौथा कथन गलत है। तो केवल 2 कथन गलत हैं। लास्ट और 5वां क्वेश्चन कल का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो प्रायः समाचारों में रहने वाला शब्द कोडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य हिस्सा है। यही गलत है, क्योंकि भारत अमेरिका संबंधों को डिस्कस करते समय हमने आपको बोला था कि कोडेल जो है शॉर्टकट में कांग्रेसनल डेलीगेशंस को बोलते हैं, जो संसदीय शिष्टमंडल आते हैं विजिट पे, उनको बोलते हैं कोडेल। बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखने में लग रहे हैं कि ये गलत हो सकते हैं। ऐसे तीसरा देखेंगे आप, अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण का परिमाण उसके सकल घरेलू उत्पाद के 90% से भी ऊपर चला जाता है। तो GDP का 90% छोड़िए 96% के भी ऊपर चला जाता है। और बी जो हमने आपको दे रखा है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है क्लाइमेट और एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्ट करेगा और जस्टिस 40 जो है कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ज़रूर है, लेकिन क्लाइमेट और एनर्जी में जो है 369 बिलियन डॉलर के आसपास जो है इन्वेस्ट करने वाला है अमेरिका उसमें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आपके लिए आज 6वें दिन के हमारे 5 प्रश्न ये रहे। तो ये 6वें दिन के हमारे 5 प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला है, ये देखिए, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के बारे में है कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है। दूसरा स्टेटमेंट है, कई SMR का मतलब अब हम लोग समझ लेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। तो कई SMR जिन्हें फैक्ट्री में असेंबल किया जा सकता है और इंस्टॉलन के लिए किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है की कल्पना औद्योगिक अनुप्रयोगों या सीमित ग्रिड क्षमता वाले दूरदराज के क्षेत्रों जैसे बाजारों के लिए की जाती है। तीसरा, SMR की पूर्व निर्मित इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर उन्हें साइट पर भेजा और स्थापित किया जा सकता है, जिससे उन्हें बड़े पावर रिएक्टरों की तुलना में बनाना अधिक किफ़ायती हो जाता है। और चौथा और लास्ट स्टेटमेंट है इसका, SMR पर आधारित बिजली संयंत्रों को पारंपरिक संयंत्रों के लिए 1 से 2 साल की तुलना में हर 3 से 7 साल में कम बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। कुछ SMR को बिना ईंधन भरे 30 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें भी आपको बताना है कितने कथन सही है। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा दुनिया की 10% बिजली प्रदान करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कहीं अधिक मात्रा में स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरा, रूस का अकादमिक लोमोनोसोव दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसने मई 2020 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया और 235 मेगावाट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, हालांकि SMR की प्रति यूनिट अग्रिम पूंजी लागत कम है, फिर भी एक बार तैनात होने के बाद उनकी आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता व्यवहार में साबित होना बाकी है। और चौथा और आखिरी स्टेटमेंट है, SMR को हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है और उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। आप लोग जो है इसको पॉज करके देखिए और पॉज करके देखने के बाद जो है आपको बताना है कितने कथन सही है और आंसर फिर जो है आप अंदाज़ा लगाइए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो फिर जो है ये प्रश्न वाला वीडियो जो है जब 10-12 मिनट से ऊपर जाता है तो फिर लंबा लगने लगता है। तो आप इसको जो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ किसी तरीके से छोटा रहे, 7-8 मिनट में ही। लेकिन ये है कि आंसर डिस्कस करने में लगभग 5 से 6 मिनट मिनिमम, कितना भी जल्दी करे तो हो ही जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही नहीं है। ये जो सही है और सही नहीं है, गलत नहीं है, गलत है, इस पर जो है हमेशा हमारा ध्यान बहुत जाना चाहिए। दूसरा ये कि अभी इस समय क्या है कि विकल्प भी ऊपर नीचे आने लगे हैं।
कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल 1 के बाद केवल 2 लिखा हो, केवल 2 के बाद केवल 3 लिखा हो। कभी कभी ये भी हो सकता है केवल 2 के बाद केवल 1 लिखा हो, केवल 2 के ऊपर केवल 3 लिखा हो। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें क्वेश्चन जिस समय अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करते समय उसके साथ पूरी तरह से इंगेज रहना है, क्योंकि क्वेश्चन में विकल्पों को भी अब ऊपर नीचे और आगे पीछे करके देने लगे हैं जो आयोग हैं, और ये पैटर्न अब सारे ही लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही नहीं है। पहला है एमएसपी का लक्ष्य, एमएसपी यही मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसको जो है आप वो मत समझ लीजिए किसानों वाला एमएसपी। तो एमएसपी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरीके से किया जा रहा है जो देशों को उनकी भूवैज्ञानिक बंदोबस्ती के पूर्ण आर्थिक विकास लाभ का एहसास कराने की क्षमता का समर्थन करता है। नंबर 2, विशेष रूप से एमएसपी महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत बैटरियों के लिए इनपुट है। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख साझेदार देशों ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा टोरंटो में प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा सम्मेलन के दौरान की गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा खनन कार्यक्रम है। चौथा है एमएसपी रणनीतिक अवसरों के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में जो उच्चतम पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों का पालन करता है। तो बताना है अपने को कितने कथन सही नहीं है इसमें। और चौथा प्रश्न है अपना, और बताना है इसमें कितने कथन सही है। तो ये जो है एनएसजी से रिलेटेड है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के 2 सेटों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान देना चाहता है। दूसरा कथन है एनएसजी दिशा निर्देशों को 1994 में अपनाया गया तथा कथित अप्रसार सिद्धांत भी शामिल हैं, जिसके तहत एक आपूर्तिकर्ता एनएसजी दिशा निर्देशों में अन्य प्रावधानों के बावजूद स्थानांतरण को केवल तभी अधिकृत करता है जब वह संतुष्ट हो कि स्थानांतरण परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान नहीं देगा। तीसरा स्टेटमेंट है एनएसजी दिशा निर्देश प्रत्येक भागीदार सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं के अनुसार लागू किए जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है वर्तमान में एनएसजी की 48 भागीदार सरकारें हैं। तो आपको बताना है कितने कथन सही हैं इसमें। और पांचवा देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इनमें से कितने कथन सही नहीं है, मतलब गलत हैं। तो पहला, एनएसजी प्रमुख आपूर्तिकर्ता सरकारों का एक स्वैच्छिक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ है, इसे किसी संधि द्वारा नहीं बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है एनएसजी के पास कोई औपचारिक सचिवालय या आम बजट नहीं है। कई एनएसजी प्रतिभागियों द्वारा संगठनात्मक कार्य स्वैच्छिक आधार पर किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका एनएसजी सूचना साझाकरण प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, जबकि जर्मनी आर्थिक मामलों और निर्यात नियंत्रण के लिए अपने संघीय कार्यालय के माध्यम से एनएसजी सार्वजनिक वेबसाइट की मेजबानी के लिए जिम्मेदार है। और चौथा और अंतिम स्टेटमेंट है इस प्रश्न का, आपको बताना है कितने कथन सही नहीं है। चौथा और अंतिम स्टेटमेंट है सरकारें एनएसजी सहभागी सरकार बनने के लिए आवेदन करने का कदम उठाए बिना दिशा निर्देशों का पालन करने का एक तरफा विकल्प चुन सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के ये जो है 5 प्रश्न थे। तो इनके जो है आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, पहले ही हम सारी बातचीत कर चुके हैं और आज चूँकि वीडियो हमारे थोड़ा लेट हो गए हैं, तो आज जो है एक कहानी के थ्रू हम लोग जो है, एक राइटर हैं देवदत्त पटनायक, तो उन्होंने एक कहानी लिखी है। उनका मतलब हिंदू में एक आर्टिकल उनका प्रकाशित हुआ था। उस आर्टिकल में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उस कहानी के माध्यम से उन्होंने जो है आजीविकों और जैनों के बीच में जो वैचारिक अंतर है, तो उस वैचारिक अंतर को समझाने का प्रयास किया है कहानी के माध्यम से। तो उसमें 2 से 3 छोटी छोटी कहानियाँ, उनके माध्यम से बड़ा अच्छे से ही समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो है उस कहानी के थ्रू डिस्कस करेंगे आजीविकों और जैनियों की विचारधारा में अंतर क्या है, और वो कहानी सच है या झूठ, अब ये तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है कि वो कहानी सुनना, उससे क्या व्यक्तिगत जीवन में भी हमको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो आज का अपना जो प्रश्नों का ये 5 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।